जी अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन। मैं आज अपने काबिल एहतराम ओवरसीज़ भाइयों के लिए ये व्लॉग बना रहा हूँ। बेसिकली जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये 111(1) का ये नोटिस है, एक्सप्लेनेशन ऑन इनकम एसेट, यानी एफबीआर पे ये एक जर्नल नोटिस तब भेजा जाता है जब आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं या आपका बैंक में कैश फ्लो होता है या डिपॉजिट ज़्यादा होता है और उसका एफबीआर पूछता है कि जनाब ये पैसे कहाँ से आए, या आपने टैक्स रिटर्न फाइल की होती है और उसमें आपने एसेट्स या इनकम सोर्स सही डिक्लेयर नहीं किया होता, तो तब भी ये नोटिस आता है। और ये आम है और इसको ज़्यादातर जो फेस करते हैं वो हमारे ओवरसीज़ भाई फेस करते हैं और फिर वो गिला कर रहे होते हैं कि जनाब हम तो रियासत को पैसे भी भेज रहे हैं, हमारे पे टैक्स भी नहीं है, तो ये हमें नोटिस क्यों आता है। तो नोटिस जनाब ये याद रखें कि इसमें आपकी एंड पे काफ़ी मिस्टेक होती हैं, काफ़ी नहीं थोड़ी मिस्टेक होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें आप, या आपके जो बिलोंग्स या फैमिली इधर होती है उनकी कुछ वर्किंग इस तरह की होती है, तो इस वजह से नोटिस आते हैं हमारे पास। अब भी देखा जाए तो मेरे ख्याल में दर्जन से ऊपर इस तरह के केसेस हैं और आम है, ये आम केसेस हैं। और ये क्यों होते हैं आज मैं तफसील के साथ बताऊंगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं ही पहली दफ़ा बता रहा हूँ, पहले ये किसी ने बताया नहीं हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी व्लॉगर्स ने इस मौजू पे बात की हुई है, लेकिन उन्होंने जो जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं ये लॉ है उसको किया हुआ है, केस स्टडी नहीं किए हुए, यानी कि केस नहीं बताए हुए कि इस तरह होगा तो ऐसे होगा। तो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी एक आपको बता दूंगा और इसके बाद अगर मिस्टेक होती है तो उसकी वजह से होता क्या है वो भी बताऊंगा और साथ ये भी बताऊंगा कि इस तरह आप ना करें। तो सबसे पहले जो एक रीसेंट केस है हमारे क्लाइंट का, मैं आपको वही बताता हूँ कि जनाब केस ये है कि वो साहब बाहर हैं और उनकी जो वाइफ है उन्होंने प्लॉट ख़रीदा, वो तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर था। अब उनको ये वाला नोटिस आया कि जनाब आपने 1 करोड़ से ऊपर ये जो प्लॉट है फ़लाँ जगह पे, ये आपने कैसे ख़रीदा, इसका इनकम सोर्स डिक्लेयर कर दें। अच्छा, वो जो ख़ातून थी उनकी जो हमारे क्लाइंट की वाइफ हैं, वो स्कूल टीचर भी है और उनकी सैलरी अराउंड ऑफ कह लें कि 60-70,000 थी और वो अपनी टैक्स रिटर्न भी फाइल कर रही थी। अब यहाँ पे एक बात बता दूँ कि बहुत ये आम ट्रेंड है, जैसे सैलरी पर्सन के लिए आप यूट्यूब पे भी चले जाएं तो काफ़ी सारी वीडियोस होती हैं कि वो कहते हैं जी आप बड़े इजी आराम से ये टैक्स रिटर्न फाइल कर लें, और वो जो कहते हैं वो एक हद तक तो ठीक है कि वो सैलरी रिटर्न का ही कहते हैं। आपकी इतनी सैलरी है, मतलब 60,000 सैलरी है, तो आपके अकाउंट में इतना बैलेंस रह गया, इतनी आपने बचत कर ली, कोई साल की 1.5-2 लाख बचत कर ली और बाकी आपके खर्चे 3-4 हेड फिल करें और रिटर्न जमा हो जाती है, फाइलर भी हो जाती है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा कोई व्लॉग नहीं बनाया है, बल्कि इस चैनल की आप पहली वीडियो देखें तो उसमें मैंने कहा हुआ है कि जनाब पहले ये देखें कि आपके इनकम सोर्स क्या है, उसके बाद आपकी सेविंग क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर तो उस वीडियो से मैच करता आपका डेटा फिर तो है ठीक। जैसे ये हमारी बहन थी, उसके में माशाल्लाह उनके अकाउंट में रेमिटेंस भी आ रही थी, इसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी भी बाई की, तो ये सिर्फ सैलरी इंडिविजुअल तो केस नहीं रहा, बाकी चीज़ें भी कंसिडर करनी चाहिए थी। अब अल्टीमेटली एफबीआर ने देखा कि एक तरफ इनकी कोई सेविंग भी नहीं है, थोड़ी सी तनख्वाह, तो ये करोड़ों की जनाब प्रॉपर्टी कैसे बाई कर ली। अब फिर ये केस आता ऑडिट पे, और ऑडिट को ये मैं बता दूं कि जो लोग इसको फेस कर रहे हैं उन्हें पता है कि कितना खर्चा आता है। ये जो प्रैक्टिकल इस फील्ड में है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट से लगाने पड़ते हैं और कितनी सर खपाई लगती है, कितना टाइम लगता है। और जो नहीं भी आते तो जनाब उनको बता दो ये मुश्किल होता है। आप हो सकता है उस टाइम पे ये अंडर फाइलिंग जो रिटर्न है या खुद से फाइल कर रहे हैं या सस्ते में कचहरी वगैरह में आम कंसेप्ट है जनाब 1000-2000 में टैक्स रिटर्न फाइल हो जाती है। वक्ती तौर पे आप फाइलर हो जाएंगे, प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त इंसेंटिव ले लेंगे, लेकिन बाद में आपको ज़रूर मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी टैक्स रिटर्न है वो मिनिमम 5 और 6 साल के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन होती है। यार किसी वक्त भी उसको ऑडिट में लग सकती है और आपको उसका फिर जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, फिर वही बात है कि रसीदें भी देनी पड़ेंगी, सारे सबूत भी देने पड़ेंगे। तो बेहतर होता है कि पहले एक माहिर की खिदमत ले ली जाए।
अच्छा, तो फिर हमारे पास केस आया तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसकी टैक्स रिटर्न रिवाइज के लिए एप्लीकेशन दिया। हमने टैक्स रिटर्न रिवाइज हो गई, रीज़न बताई कि ये मामला थे। अब उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन आ गई कि जनाब ये इनकम सोर्स जो आप कह रहे हैं रेमिटेंस है इनके, तो वो उसके प्रूफ थे। आप प्रूफ के लिए जब वो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू उन्होंने भेजी हुई थी जो अमाउंट थी, वहाँ से जब रसीदें साथ लगाई तो जनाब ऐसा था कि वो जो साथ थे उन्होंने ख़ुद अपने नाम से नहीं भेजी हुई थी, उनका स्टाफ था या उनकी शॉप पे उनका हेल्पिंग बॉय होगा, उसको वो पैसे देते थे और वो जाके वहाँ वेस्टर्न यूनियन से लगा लेते थे। तो बेसिकली स्लिप पे उनका नाम नहीं था, उनके जो भी था वो भी पाकिस्तानी थे, उनका नाम था। वहाँ पे मान लगे कि ये साहब कौन है दरमियान में, फिर उसका साथ भेजा कि ये उनके एम्प्लॉई हैं, ये स्टाफ हैं, तो वो पैसे वो जमा करवाते थे। और एक कुछ दरमियान में ये भी अमाउंट थी कि डायरेक्ट उन्होंने अपनी वाइफ को भेजने की बजाय अपने भाई को भेजी थी और भाई ने कुछ अर्से के बाद वो पैसे उसको दिए, तो वो भाई की भी जस्टिफिकेशन लगाई। यानी कि ये काम एक एक चीज़ के पीछे ठीक ठाक हमारी भी वर्किंग बढ़ती गई और उनको भी हो गए भाई ये मिस्टेक हो गया, ये लेके आए वो लेके आए। तो अभी तक उनका वो मामला अंडर ऑब्जर्वेशन है, और सॉरी अंडर जस्टिफिकेशन है, सारी हम चीज़ें लगा रहे हैं। अब ये तो आपको बता दिए, अब जो रूल क्या कहता है, रूल में मैं बताता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि अगर इस तरह की कंडीशन हो तो ये क्या करना चाहिए। तो उस पर हम ये जो एक मैंने स्लाइड तैयार की है इस पे आप चले जाएं। अच्छा नाजरीन, ये मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि जो हमारे नॉन रेजिडेंट है इसमें दो कैटेगरीज के लोग हैं जो मेरे ख्याल में। एक तो ये है कि उनकी जितनी भी उनकी इनकम है उससे उनकी फैमिली जो है और वो खुद है उनकी गुजर बसर हो रही है, वो कोई प्रॉपर्टी वगैरह बाय नहीं कर रही। ये भले कम है लेकिन ऐसे लोग भी हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो खुद या उनकी फैमिली उनके नाम पे या उनकी जो कंबाइंड शेयरिंग है प्रॉपर्टी बाय नहीं कर रही, तो वो उनके लिए छुट्टी है कि भाई वो जैसे मर्जी पैसे भेजें। वो भले अपने मोहल्ले के किसी दुकानदार को भेज दें। कुछ ऐसी फैमिलीज में गांव में होती हैं, वो करीबी शहर में अपने जो अजीज़ोकार दोस्त होते हैं उनको भेजते हैं, वो फिर आगे उनके घर दे देते हैं। भाई उनके थ्रू भेजें, हैंड कैश ले आएँ, जैसे मर्जी ले आएँ, क्योंकि वो उनके खर्च हो रहे हैं पैसे, तो इनका इतना इशू नहीं है, ठीक है। और अगर वो भी ये जो लीगल चैनल को अडॉप्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये कैश लिमिट सबसे पहले लिखी हुई है, ये है जनाब 10,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है या इक्विवेलेंट आप इसके $10,000 भी US डॉलर भी लगा लें तो ये डिक्लेरेबल नहीं होते। ये किसी भी एयरपोर्ट से आप लेके आ सकते हैं और जिस कंट्री से आप आते हैं उसके भी आपको पता ये लॉ होते हैं। अब इससे ऊपर जो अमाउंट होती है वो आपने डिक्लेयर करनी होती है। उस डिक्लेयर करने के लिए जब आप ट्रैवल सफ़र करते हैं तो आपने देखा होगा एयरलाइंस वाले इस तरह का पेपर देते हैं, उर्दू में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। तो ये इस सूरत में है कि आप कैश कैरी करके ला रहे हैं। जब आप कैरी करके ला रहे हैं तो जनाब एयरपोर्ट में आपने ये परफार्मा भरना है, उसमें लिखना है कि आपके पास कौन सा कीमती सामान है। ये अगर ये कैश है तो कैश आप लिख दें, US डॉलर है जिस तरह भी लिख दें और जनाब साइन करें और इनकी स्टैंप लगाएं और इसकी एक रसीद अपने पास रख लें। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये मुश्किल काम है। होता ये है कि जब आप आ रहे होते हैं तो आपके प्यारे आपकी फैमिली मेम्बर्स एयरपोर्ट के बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा अगर ये चीज़ ज़्यादा शो कर दे, डॉलर शो कर दे, तो फिर वो एक स्टैंप नहीं लगनी होती, वो फिर काम पड़ जाता है। और ये भी ज़हन में होता है यार ज़्यादा पैसे थे, इसको ज़्यादा सबूत देने पड़ेंगे, ये होगा चक्कर वो होगा। एक मैं बात क्लियर कर दूँ कि इस चीज़ पे बाहर से आप जितनी भी रेमिटेंस आपकी इस पर टैक्स नहीं है, क्योंकि जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं या वहाँ पे आपका बिजनेस है उसका प्रूफ आपके पास होता है और वो होना भी चाहिए। अगर नहीं है तो उसकी हर वक्त कॉपी वगैरह है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट आपकी सर्विस बैंक स्टेटमेंट कुछ ना कुछ जब भी पाकिस्तान आते हैं ज़रूर रखा करें, क्योंकि इन केस आप अगर ऑडिट आता है तो सबसे पहले आपका जो बाहर इनकम सोर्स है वो साथ लगेगा। ना ही कॉप तो लगेगा कि आप बाहर हैं, लेकिन वहाँ पे आपकी एस्टिमेटेड इनकम क्या है, किस आप पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं, तो वो भी जनाब आप सबूत के तौर पे पहले लगाएंगे। और इसमें जो बेस्ट है ना, जो बेस्ट और सेव है ऑप्शन है वो ये है कि आप अपने अकाउंट में फॉरेन रेमिटेंस कोड आपका है या आपकी फैमिली का है उसमें पैसे भेजें। और क्योंकि अकाउंट में भेजने की होगा कि ज़्यादा रसीदें भी आपको संभालनी नहीं पड़ेंगी, जस्ट बैंक स्टेटमेंट उधर की लें और इधर की लें, पूरा हो जाएगा। या फिर सबसे साल के आखिर में जब भी हो तो ये PRC जो सर्टिफिकेट होता है आप अपने बैंक से लेते हैं और ये किसी वक्त भी आप अपने बैंकर से ले सकते हैं। तो वो पूरे साल की या जिस ड्यूरेशन की आप ले रहे हैं उसमें जितनी आपकी रेमिटेंस है उसको टोटल करके एक सर्टिफिकेट दे देगा कि जनाब ये मिस्टर A है, इन्होंने हमें
जो बाहर से इतनी अमाउंट इनके अकाउंट में आई थी। और जैसे ये जो नॉर्मल है मनी एक्सचेंजर है, जैसे बहुत सारे नाम हैं जनाब इसके, तो मनी एक्सचेंजर के थ्रू जनाब भेजें तो आप थोड़ी सी हिम्मत कर लिया करें, आप खुद जाया करें, आपने किसी स्टाफ को, अपने कलीग को, दोस्त के थ्रू नहीं भेजा करें, क्योंकि आप जब वो जो काउंटर पे जाता है तो जनाब उसी का वो नाम और जो भी CNIC नंबर या आपकी ID होती है वो लिखता है। और इसमें और ये ख्याल किया करें कि अपने फैमिली मेम्बर्स को, जैसे कि आपका अगर इरादा है कि आपकी जो आप प्रॉपर्टी बाय करेंगे वो अपनी वाइफ के नाम पे बाय करेंगे प्रॉपर्टी, तो आप उनके नाम पे फिर भेजें। आप अपने भाई के या और फैमिली मेम्बर्स के नाम ना भेजें, उसके नाम से भेजने जो होगी ये डिक्लेरेबल होगी कि ये इनके हस्बैंड थे, इन्होंने ये रेमिटेंस भेजी है और इनके नाम आई और आगे इन्होंने प्रॉपर्टी बाय कर ली है। तो या आप के वालिद साहब या अपनी वालदा के नाम पे प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो उनके नाम पे फिर भेजें, ताकि ये जस्टिफाई हो। ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन, गिफ्ट डीड और ये 7 कहानियाँ ना लगाएं, क्योंकि हो सकता है ऑडिट ऑफिसर सख्त हो तो वो इन चीज़ों को ना माने। तो जिसके नाम भेजी होगी तो बड़ा क्लियर होगा, क्योंकि जिसके नाम पे भेजी होगी वही बैंक में जाके साइन करेगा और उसके नाम पे लिखा होगा और ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके बाद अगर आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी बाय करते हैं, आप बाहर भी यहाँ बाय कर सकते हैं, इसमें कोई ममानत नहीं है, तो फिर कोई मसला नहीं है। आप भले अपने जो डीलर है डीलर के अकाउंट में भेज दें या डायरेक्ट जिससे बाय कर रहे हैं आप उसको भी भेज सकते हैं, क्योंकि वो आपके ही नाम पे बाय होनी है और आपकी जस्टिफिकेशन यही है कि सो एंड सो चैनल से मैंने ये पैसे भेजे थे और मेरा इनकम सोर्स वहाँ पे ये वाला है। इसके बाद एक ये चीज़ है फास्ट ट्रैक मोबाइल एप्लीकेशन, ये मैंने अभी चेक किया है, तो अभी ये प्ले स्टोर पे अपडेट ना होने की वजह से मेरे सेल फ़ोन में तो नहीं आ रही थी, और अगर आपके फ़ोन पे चल रही है तो बेसिकली यही जो मैंने पहले आपको फाया ना एक कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो यही है, इनको उन्होंने ऑनलाइन किया हुआ है। तो मेरा जो अंदाज़ा है ना कि ये एक सफिशेंट नहीं होगा, अगर ये चला लें तो ये ठीक है। इससे ये होगा कि आपको वो जो स्टैंपे वगैरह वाला मामला आता है वो उससे आपका टाइम बच जाएगा। अच्छा, ये एक चीज़ मैंने लिखी है, टैक्स एंड AML कंप्लायंस, ठीक है। AML होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है जी। तो ये अगर पैसा आप डिक्लेयर नहीं करती एयरपोर्ट पे या फिर आप ले आए हैं स्पेशली ये हुंडी के ज़रिए पैसा भेजा और इसके आपकी प्रॉपर्टी बाय की है, तो जनाब ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आएगा और फिर इन चीज़ों से जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। हो सकता है कोई 1 करोड़ 2 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी हो तो आप ये ऑलरेडी भुगते रहें और फिर कहेंगे यार जन ये क्या हो गया। अच्छा, ये जो लीगल चैनल बताए हैं, जैसे बैंक के थ्रू आप भेजते हैं या बैंक के थ्रू ही आप इधर से पाकिस्तानी करेंसी में एक्सचेंज करते हैं, गो कि आप भी जानते हैं कि इससे आप को जो कन्वर्जन है उस पर भी लॉस हो सकता है और एक्स्ट्रा चार्जेस भी पड़ सकते हैं। लेकिन इस चीज़ पे बिलीव रखिए कि अगर आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है या फ्यूचर में आप सेविंग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपकी फैमिली कर रही है, तो जनाब इस चैनल को अडॉप्ट करने से आपको इससे फ़ायदे भी मिलेंगे। जैसे कि अगर आप लेट फाइलर भी हैं, इवन आप नॉन फाइलर भी हैं, तो आप 3% जो टैक्स है उसका इंसेंटिव ले सकते हैं। 3% पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ रेगुलर फाइलर के लिए है, बाकी के 12% है, तो ये आपको ये सबसे बड़ा इंसेंटिव ये मिलेगा। और जो सबसे बड़ा इंसेंटिव है कि ये जनाब ये नोटिस है, ये जब जिनको आप पता कर लें जिनके नोटिस आते हैं जनाब, हर हफ्ते उनके घर पे नोटिस आ रहा होता है जनाब। सिर्फ एक ही नोटिस नहीं आता है, ये वाला वो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वाला डॉक्यूमेंट्स है, फिर आप बैंक भाग रहे होंगे मनी एक्सचेंज, क्योंकि रसीदें भी हो सकता है ना संभाल ली हों घर वालों ने, बस आए पैसे यूज़ कर लिए, तो फिर रसीदें जनरेट करना के बड़े लंबे चौड़े चक्कर होते हैं, ठीक है। वकील भी करने पड़ते हैं और काफ़ी सारी जस्टिफिकेशन भी देनी पड़ती है। अच्छा, ये जो पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ठीक है, तो मेरे ख्याल में आप इस प्रैक्टिस से भी गुजरे होंगे, तो इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा जो है वो इसमें कमीशन का मामला कह लें आप, या इसके जो सर्विस चार्जेस है उसमें आपको थोड़ा सा लॉस होगा। और जो हैंड कैश आप लेके आते हैं उसकी भी आपको लिमिट पता ही है कि 50 लाख है या इससे नीचे नहीं पूछा जाएगा, उसके ऊपर आपको इनकम सोर्स भी क्लियर करना पड़ेगा। तो कैश लेके आना साथ ये इतना सेफ़ नहीं है, ठीक है। वहाँ पे टाइम लगता है एयरपोर्ट्स में इन चीज़ों को क्लियर करने में, आपकी फैमिली बाहर है, फिर इसके बाद
कैश के साथ ये भी हो सकता है कि आप फ़र्ज़ करें गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें, और किसी वजह से आपकी जो अमाउंट एक्सपोज हो जाती है, तो आपके लिए ये सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकता है, जैसे कि रात के टाइम पे या मुख्तलिफ मौक़ों पे होता है। तो अगर आपने बैंक से भेजी होगी तो इस तरह की जो ख़ुराफ़ात है या परेशानियों से बचे होंगे। ज़ाहिर है जब जितनी जिसको ज़रूरत है उसको आप ट्रांसफ़र कर देंगे। और बल्कि ट्रांसफ़र से मुझे याद आ गया कि जो प्रॉपर्टी बाय करें वो सबसे बेहतर ये होता है कि आप जनाब क्रॉस चेक दें और उसकी ऑनलाइन पेमेंट करें। तो ये उम्मीद है कि अगर इन चीज़ों को, ये 3-4 पॉइंट्स हैं, इनको आप अपने जहन में रखें, ठीक है। हो सकता है मैंने इतनी को एहसन अंदाज से आपको ना बताया हो, लेकिन आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, स्पेशली अपनी जो फैमिलीज़ को आप भेजते हैं, और फैमिली को इस चीज़ को बताएं कि आपने फाइलर होना है, ठीक है। प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, आप जो पैसे भेज रहे हैं फाइलर होना है, तो जनाब आपने अपने भरोसे वाले वकील से जो कंसल्टेंट से होना है, कचहरी में शॉर्टकट तरीके से और सस्ते के चक्कर में नहीं होना। मुझे इस चीज़ को आप खुद सोचें कि आप माशाल्लाह 1.5 करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, और फाइलर होने के लिए जो आप टैक्स बचा रहे हैं 2.5-3 लाख या 5 लाख टैक्स बचा रहे हैं, तो इस सारे प्रोसेस से बचने के लिए आप जस्ट वो सस्ते से किसी चलते फिरते बंदे से फाइलर हो जाए। वो टैक्स रिटर्न अभी प्राइवेट है, मैं दिखा नहीं सकता, सिर्फ उन लोगों ने 2 ज़ीरो डाले होते हैं, ठीक है। अब 2 ज़ीरो में करोड़ की बाद में प्रॉपर्टी ले ली जाए तो फिर नोटिस तो पक्की बात है कि वो आना ही आना है। वो साल बाद भी आ सकता है, 2 साल भी आ सकता है। इससे आप बिल्कुल ना रहें कि ये नहीं आएगा। और रिटर्न भरने के लिए ये बता दूं कि भाई उसमें इनकम सोर्स पूछा जाता है, ठीक है जी। आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कितनी आपकी इनकम है, कितने अखराजात हैं घर के, कितने बच जाते हैं, अगर बचे हुए हैं तो वो कहाँ पे हैं, डॉलर की शेप में है, सोने की शेप में है, अकाउंट में है तो अकाउंट का बैलेंस कितना है। लोग हमसे कई दफ़ा नाराज़ भी होते हैं, ये भी फलान ने अंदर कराया था, उसने तो हमसे नहीं पूछा था। तो हम कहते हैं भाई अभी बता दें, फ्यूचर में आपके लिए आसानी होगी। तो जनाब अपना और अपने से वाबस्ता उम्मीदों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।